अस्सलाम वालेकुम। ठाणे महानगर पालिका वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से आप लोगों का जो है स्वागत करता हूं, मैं इस्तकबाल करता हूं। कल के रोज़ हमने जो लेसन पढ़ा था सियासी पार्टी, उसका पार्ट 2 जो है दूसरा हिस्सा हम आज देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि कल मैंने आपको जो है अपने बीजेपी के ताल्लुक से बताया था, आज हम नेक्स्ट कौमी पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कौमी पार्टी, इसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से मुतालिक जो है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो पार्टी है, इस पार्टी की जो है अपनी अलग फिक्र की हामिल पार्टी है। ये पार्टी 1994 के अंदर 1984 में कायम हुई, जिसका मकसद था बहुजन समाज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। वो समाज जो पिछड़ा हुआ समाज था, वो समाज जो तालीमी एतबार से, वो समाज जो दिगर अपने माशी एतबार से पिछड़ा हुआ समाज था, उस समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी की जो बुनियाद रखी गई। खास करके इसका मकसद ये है कि बहुजन समाज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। बहुजन समाज के तस्वुर में कौन कौन से लोग हैं, जिसके अंदर दलित है, आदिवासी है और दिगर पसमानदा तबकात और अक़लियतें भी इसके अंदर शामिल हैं। अक़लियत से क्या मुराद है? अक़लियत से मुराद ये है कि वो लोग जो माइनॉरिटी में हो, यानी तादाद में कम लोग हो, उन लोगों को कहा जाता है अक़लियत। क्या कहते हैं उन्हें? अक़लियत। पार्टी का मकसद जो है बहुजन पार्टी का मकसद ये था कि बहुजन समाज के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम के अंदर फ़रोग़ दिया जाए। इस पार्टी के जो फाउंडर मेंबर है, इनका नाम है काशीराम। आप लोग देख रहे हैं इनकी तस्वीर यहाँ पर कि काशीराम जी जो है अपने फाउंडर मेंबर थे इस पार्टी के। फिलवक्त में इस पार्टी के जो सदर हैं, इस पार्टी के सदर का नाम है श्रीमती मायावती जी, जो प्रेसिडेंट है इस पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की प्रेसिडेंट है। मायावती जी जो है इस पार्टी की जो है प्रेसिडेंट है और फिलवक्त में जो है अपने इस इलाके के अंदर जो है वो बहुत अच्छे ढंग से अपने काम अंजाम भी दे रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्टी के बारे में देखेंगे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये पार्टी जिसे हम कहते हैं एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी की बुनियाद जो है कांग्रेस से अलग होकर हुई है। आप सभी जानते हैं कि इस पार्टी के कायम होने के पीछे क्या वजह थी। आपको पता होना चाहिए कि माननीय श्री शरद पवार जी जो पहले कांग्रेस ही में जो है शामिल थे, बरसों तक उन्होंने कांग्रेस की खिदमत को अंजाम दिया है। कांग्रेस के जब वो कांग्रेस में शामिल थे, उस वक्त में जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर भी जो है अपने कायम रहे। लेकिन एक मुद्दे को लेकर, जो सोनिया गांधी जी का जो मुद्दा था, जिसको हम कहेंगे विदेशी मुद्दा, इस विदेशी मुद्दे की वजह से जो है ये पार्टी जो अलग हुई है, अब कांग्रेस से जो स्प्लिट हुई है। इसकी बुनियाद जो रखी गई है 1999 में, यानी 1999 में इसकी बुनियाद डाली गई। पार्टी जमहूरियत, मसावत, मजहबी गैर जानिबदारी जैसे इक़दार की हिमायत करती है। देखिए, ये वो पार्टी की जो है मौक़ूफ़ है, जिसे आप अपने एक तरह से जो उसका फ़लसफ़ा भी कह सकते हैं कि ये पार्टी हमेशा से जमहूरी उसूलों पर जो चलने वाली रही। मसावत को यानी बराबरी को जो उन्होंने हमेशा जो है अपने माना है कि हर फ़िरके के लोगों को, हर समाज के लोगों को जो बराबरी मिलना चाहिए। मजहबी गैर जानिबदारी जो हमेशा अपने इस पार्टी के अंदर रही है। किसी भी मखसूस मज़हब की जो है जानिबदारी इन्होंने इख्तियार नहीं की कभी, बल्कि गैर जानिबदाराना रवैया रहा है। कांग्रेस के साथ महाज बनाकर ये पार्टी महाराष्ट्र में 1999 से लेकर 2014 तक इक़्तिदार में रही। जैसा आपको मैंने इससे पहले एक मिसाल दिया था कि बीजेपी और शिवसेना, ये दोनों पार्टियों ने जो है मुत्तहदा महाज करके महाराष्ट्र में कई सालों तक जो है अपनी हुकूमत बनाई मुत्तहदा महाज के जरिए। उसी तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जो है महाराष्ट्र के अंदर 1999 से लेकर तो 2014 तक जो है ये इक़्तिदार में रही है। इसी तरह से ये पार्टी मरकज़ में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की ज़ेर क़यादत में महाज में शामिल रही, जिस वक्त में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस वक्त में ये पार्टी ने जो है उनको वहाँ पर मुत्तहदा महाज पार्टी को जैसा अपने वहाँ पर उनको सपोर्ट किया था, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या कहते हैं इसे? प्रोग्रेसिव अलायंस नाम के जो है अपने यानी मुत्तहदा महाज के ज़रिए 2004 से लेकर तो 2014 तक जो है ये पार्टी उस महाज में शामिल रही। और इस पार्टी के फाउंडर है श्री शरद पवार जी। देखिए आप उनकी तस्वीर, ठीक है।
वो फाउंडर भी है और फिल वक्त में जो है प्रेसिडेंट भी है। अब आपको एक और तस्वीर मैं आपको बता दूं इसी पार्टी के रहनुमा की। श्री देखिए तस्वीर शायद उनकी पीछे चले गई हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्टी के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर 7वें नंबर की जो पार्टी है हमारी कौमी पार्टी, यह है तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में 1998 में कायम हुई। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने उसे कौमी पार्टी का दर्जा दिया। जमहूरियत, मजहबी गैर जानिबदारी और कमजोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ इस पार्टी की अपनी पॉलिसी है। देखिए इसके अंदर भी आपको ही बताया गया है कि इस पार्टी का भी जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जमहूरी उसूलों पर काम करना, मजहबी गैर जानिबदारी और कमज़ोर तबकात के जो लोग हैं उन तबकात के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जद्दोजहद करना, उनके मुतालबात को पूरा करना, उनकी ख्वाहिशात को जो पूरा करना, ये इस पार्टी का मौक़िफ़ रहा है। मगरबी बंगाल के अंदर और बाकी की जो 3-4 रियासतों के अंदर इस पार्टी का जोर है। इसी वजह से जो है ये पार्टी जो है कौमी पार्टी के अंदर इसका शुमार किया गया है। इससे पहले तक जो है तृणमूल कांग्रेस का शुमार कौमी पार्टी में नहीं था, लेकिन पिछले इलेक्शन में इस पार्टी का शुमार कौमी पार्टी में किया गया है। इसके रहनुमा के बारे में बता दूं मैं आपको। हाँ, सुब्रतो बख्शी जी ये इस पार्टी के सेक्रेटरी हैं। दूसरा माफ कीजिए, ममता बनर्जी प्रेसिडेंट है इस पार्टी की, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी बहुत ही सादा लिबास में जो है अपने रहन सहन इन लोगों का, और इसको कहते हैं ना अपने कि इनके ख्यालात बड़े ऊंचे ख्यालात हैं इनके, और सिंपल लिविंग है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। देखिए आपने आपके सामने मैंने एक चार्ट रखा हूँ। इस चार्ट के मुताबिक पिछले इलेक्शन के अंदर कौन कौन सी पार्टियों को कितने वोटिंग्स मिले थे, है ना, उसका एक चार्ट आपके सामने रखा गया यहाँ पर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीजेपी को जो है 302 सीटें जो वहाँ पर मिले थे। डीएमके ना द्रविड़ बुनेत्र किंगडम उसको जो है 24 सीटें मिली है। इसी तरह से बाकी तमाम जो है पार्टियाँ जो हमारे मुल्क में अलग अलग सतह पर अलग अलग अपने रियासतों के अंदर जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है या जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उसमें इन तमाम पार्टियों को जितने सीटें मिली है उन तमाम सीटों का यहाँ पे ब्यौरा आप लोगों के सामने दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप इन तमाम पार्टियों के जो शॉर्ट फॉर्म्स आपके सामने दिए गए, उन शॉर्ट फॉर्म्स के जरिए आप उसका बाद में फुल फॉर्म मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम पार्टियों का फुल फॉर्म अभी आपके सामने पेश करना मुमकिन नहीं है वक्त की कमी की वजह से। इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अजीज तलबा तालिबात, कि आप जो है हमेशा अखबारों के अंदर इस किस्म की खबरें पढ़ते हैं। जैसे चंद खबरें मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किया हूँ स्क्रीन पर, कि तमिलनाडु में इक़्तिदार की तब्दीली, सियासी दुकानदारी से दहशत, महाराष्ट्र में नई पार्टी का क़याम, इक़्तिदार छोड़ने के लिए मुहूर्त किस लिए, कौन सी वजारत मिलेगी, दाखिला या समाजी फलाह बहबूद, पीडीपी और बीजेपी का इत्तेहाद। उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस ने अपना हदफ पूरा किया, शिरोमणि अकाली दल को वाज़ेह अक्सरियत और इंसदाद बिल बदली कानून जमहूरियत के लिए नाटक। देखिए ये खबरें जो है इस किस्म की बेशुमार खबरें अखबारों के अंदर जो है आए दिन छपते रहती हैं और हम उसको पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जमहूरियत के अंदर और सियासत में होने वाली अलग अलग तब्दीलियों से मुतालिक हमको मालूमात मिलते रहती हैं, है ना। आगे देखिए, आपने अखबार में इस तरह की जो खबरें पढ़ी होगी, है ना, इससे हमें भारतीय वफाकी हुकूमत की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद पार्टियों की मालूमात हासिल होती है। अखबार में इस तरह की जब हम खबरें पढ़ते हैं तो जितनी भी रियासतें, अलग अलग किस्म की जो रियासतें हैं, इन तमाम रियासतों के अंदर जो है यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमतों के बारे में पता चलता है। देखिए हिंदुस्तान की अपने इस रियासत के अंदर, हम अपने माफ़ कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी रियासतें, तकरीबन 29 रियासतें हमारे अपने मुल्क के अंदर है, यहाँ पर कोई ना कोई जो है वफाकी हुकूमतों में कोई ना कोई जो है तब्दीलियाँ, कोई ना कोई जो है अलग अलग तरह के जो है तरमीमात आपको जो है देखने को मिलते रहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर हमको उससे सियासत के अंदर उससे हमारी वाकफियत होती है और सियासत के अंदर हमारी दिलचस्पी उससे बढ़ती है। अगर हम उन खबरों को पढ़ते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत में आप लोगों की दिलचस्पी उससे बढ़ेगी। ये पार्टियाँ सिर्फ रियासत तक अपने क्यों महदूद है? इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी है जो सिर्फ रियासत तक महदूद है। अब तक हमने जो देखा उसके अंदर कौमी पार्टियों के ताल्लुक से देखा जो पूरे मुल्क की सतह के ऊपर जो काम करती है, उसकी शराइत भी हम देख चुके हैं कि कौमी पार्टियां होने की क्या शराइत है,
है ना। इसके बाद हम अपने दूसरा एक सवाल आपके सामने रखा गया है कि रियासत के बाज़ लीडर कौमी सतह पर सरगर्म दिखाई देते हैं, तो बास का असर व रसूख महज रियासत तक महदूद होता है, ऐसा क्यों, है ना। यहाँ पर आपको दूसरे सवाल में बताया गया है कि अपनी कुछ रियासतें ऐसी हैं कि जिसके बाज़ लीडर कौमी सतह पर भी सरगर्म नजर आते हैं, है ना। मिसाल के तौर पर आप महाराष्ट्र की मिसाल ले लीजिए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी जो हमारे सीएम हैं, उनका असर रसूख आपको वहाँ पर मरकजी सतह पर भी आपको नजर आता है, कौमी सतह पर भी नजर आता है। शरद पवार जी की मिसाल ले लीजिए आप, वो तो खैर उनकी पार्टी कौमी पार्टी है ही, लेकिन उनका असर और रसूख हमको कौमी सतह पर भी नजर आता है। तो कौमी सतह के कुछ लीडर ऐसे हैं जिनका असर और रसूख हमको वहां तक नजर आता है, कहाँ, मरकजी रियासत तक नजर आता है ना, या उससे सरगर्म हमको नजर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे वजूहत है, तो उसकी वजह जो हम देखें कि आइए इस नोयत के मसाइल की रोशनी में हम चंद इलाकाई पार्टियों के मुख्तसर मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे, है ना। इसकी वजह यह है कि इलाकाई पार्टियां और इन इलाकाई पार्टियों का जो असर और रसूख है रियासत में, इस असर और रसूख की वजह से मरकज में उनकी अहमियत बढ़ जाती है। मरकज में उनकी क्या होती है, अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि जिस इलाके के अंदर ये पार्टियां चुन कर आती है और वहां पर ये अपनी सरकार बनाती है, वहां पर ये इक्तदार में आती है, तो इक्तदार में आने की वजह से रियासत की हुकूमत जब अपने इक्तदार में आती है तो उसका असर कहीं ना कहीं मरकज पर भी पड़ता है। ठीक है, मरकजी हुकूमत पर भी उसका असर पड़ता है। आगे देखें, भारत की चारों सिमत की रियासतों में चंद नुमाइंदा पार्टियों पर गौर और खौस करें। इस सबक में आपको जो है हमको ये देखना है कि भारत में कौन कौन सी जो है नुमाइंदा पार्टियां हैं जो अपने हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों के अंदर जो है अलग अलग जो है रियासतों की नुमाइंदगी कर रही है, उसके बारे में हमको देखना है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और रिवायत और तहजीब में तनों के हामिल अफराद रहते हैं। देखिए, हमारा जो मुल्क जो है बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर जो है अपने अनेकता में जो है एकता हमको देखने को मिलती है। मुख्तलिफ ज़बानें हैं हमारे यहाँ पर, है ना। जिस तरह से जो है घाट घाट पर जो है बदले पानी, है ना, उसी तरह से कोस कोस पर जो है बदले वाणी, है ना, इस तरह से हम कहते हैं। तो यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी तहजीब है उसके अंदर एक तनों पाया जाता है, तो तनों की हामिल है, मल्टीप्लिसिटी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे मुल्क के अंदर जो है पाई जाती है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है। चाहे आप अपने चंद रियासतों की मिसालें ले लीजिए। गुजरात में आप जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पर गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिल में जाएंगे आप तमिलनाडु बोली जाती है, दीगर इलाकों में केरला में जाएंगे तो वहाँ पर दूसरी ज़बानें जो आपको सुनने को मिलेगी। इसी तरह से जो है अपने हमारे मुल्क के जितने भी नॉर्थ साइड के जो इलाके हैं वहाँ पर हिंदी बहुभाषी इलाका है, तो वहाँ पर हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है। इस तरह से अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग ज़बानें बोली जाती है ना। आपने महाराष्ट्र अपने इसके अलावा इन इलाकों की जोग्राफी शक्लों में भी तनाव पाया जाता है। हमारे मुल्क में जितना भी इलाके हैं, जितनी भी रियासतें हैं, हर रियासत की अपनी एक अलग जोग्राफी खसूसियात है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो सतह मुर्तफ़ा इलाके हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी सिलसिले जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ की मिट्टी जो है काली है, कहीं की मिट्टी भूरी मिट्टी है, कहीं की मिट्टी लाल मिट्टी है। तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग जो है जोग्राफी जो है मामला जो हमको देखने को मिलते हैं वहाँ पर, है ना। इस तरह के जो है अलग अलग मामला हमको अलग अलग रियासतों के अंदर आपको जो है देखने को वहाँ पर मिलेंगे। हाँ, दूसरी चीज़ कि आपने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जोग्राफी इलाकों का भी मुताला किया है। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र का ही मुताला कर ले तो महाराष्ट्र में हमको और भी जो है अलग अलग जोग्राफिया खसूसियात देखने को मिलेंगी। एक रियासत में और भी मुख्तलिफ तरह की जोग्राफिया खसूसियात हमको देखने को मिल सकती है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र का जो मगरबी इलाका है वो सह्याद्री पहाड़ के इस तरफ का इलाका है, मगरिब की तरफ का इलाका है, तो वहाँ की खसूसियात अलग है कि वो साहिल समंदर से मुत्सल इलाका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के जो है सह्याद्री पहाड़ के मशरिक की तरफ का जो इलाका है वो सायबारा का इलाका है। उसके बाद जब आप और आगे की तरफ चले जाएंगे तो बिल्कुल इंतहाई मशरिक की तरफ, तो वहाँ पर आपको जंगलाती इलाका आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह से महाराष्ट्र में भी जो है कहीं ना कहीं आपको इस तरह का तनाव, जोग्राफी तनाव आपको देखने मिलेगा। आपने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या कर्नाटक के मुकाबले में थोड़ा अलग है ना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये अलग है, कर्नाटक ये अलग है, थोड़ा सा अलग अलग। इसी तरह खुद महाराष्ट्र में भी जोग्राफी और तहजीबी तनों दिखाई देता है। जिस तरह से आपको यहाँ पर जोग्राफी तनों नजर आ रहा है, उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर आपको तहजीबी तनों भी आपको देखने को मिलेगा।
मिसाल के तौर पर कैसे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर जो है लोग आज भी जो है मराठी बोलने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर अपने उनका खान पान का तरीका अलग है, उनके शादी ब्याह के रस्म रिवाज के तरीके अलग हैं, उनके जो है अपने जब उनके जहाँ पर अमवात हो जाती है, मौत हो जाती है तो उसकी रस्में अलग हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको तहजीबी तनोव इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के जो डांस है, वहाँ के जो त्यौहार है, इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं तनोव आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक छोटा सा चार्ट आपके सामने अपने रखे हैं यहाँ पर कि कितनी ज़बानें हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन ज़बानों पर जो है यहाँ पर या पूरे देश के अंदर कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती है उसका एक छोटा सा चार्ट आपके सामने रखा गया है। नेक्स्ट, दूसरा, ये तहजीबी तनोव देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरे मुल्क का तहजीबी तनोव आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सी रियासतों के अंदर क्या क्या वहाँ पर अपने मुख्तलिफ तहजीबें हैं, कौन कौन से जो है अपने वहाँ पर मौसीकी है, कौन से जो है वहाँ पर जो है डांस फॉर्म है, किस किस्म की रस्में हैं वहाँ पर, किसको पूजा जाता है, कौन कौन सी वहाँ पर तारीखी इमारतें हैं, क्या कल्चर है, ये तमाम चीज़ें जो है आपके तहजीबी तनोव के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप। नेक्स्ट, हर शख्स में अपनी ज़बान और अपने इलाके के ताल्लुक से अपनाइयत का जज्बा पाया जाता है। देखिए हम जहाँ पैदा होते हैं कहीं ना कहीं उस इलाके से हमको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उनसियत हमको होती है ना, और कुछ अरसे के बाद जो है ये जो अपने जज्बा होता है, जज्बा तफाकुर के अंदर जो है क्या होता है, ये तब्दील हो जाता है, बदलने लगता है, और इसी जज्बे के बदन से इलाकायत यानी इलाका परस्ती का जज्बा वजूद में आता है। जिस इलाके में हम रहते हैं हमारा ख्याल ये होता है कि वो ज़मीन हमारी है, वो इलाका हमारा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के वसाइल का इस्तेमाल जो है वो हमको मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जितने वसाइल है उसके ऊपर हम ही काबिज होना चाहिए। ये इंसान की एक सोच होती है ना। इसी की वजह से क्या होता है, लोग अपने इलाके के मफादात और तरक्की को जो है फोकियत देने लगते हैं। इसीलिए हर कोई चाहता है कि अपने इलाके के अपने जितने भी मफादात है तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हो। अपने इलाके की तरक्की होने पर लोगों को खुशी और मसरत हासिल होती है ना। अपनी ज़बान, अपने अदब, रिवायात, समाजी इस्लाहात की तारीख, तालीमी व सकाफती तहरीकात वगैरह के ताल्लुक से फ़ख्र महसूस होने लगता है। जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ के अगर किसी शख्स ने तालीमी मैदान में अगर कोई अच्छी कामगिरी अपने अंजाम दिए हैं, या हमारे इलाके का कोई मुसन्निफ ने कोई अच्छी किताब लिखी है, या उनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला हो, या फिर कोई भी जो है अपने मैगसेस अवार्ड मिला हो, या फिर वहाँ पे नोबेल अवार्ड मिला हो, किसी भी किस्म का कोई अवार्ड अगर मिलता है तो हमको अपने उस इलाके पे और वहाँ के रहने वाले लोगों पर क्या होता है, फ़ख्र महसूस होने लगता है हमको, है ना। चाहे फिर वो कोई भी हो, है ना, वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो हमारे इलाके का शख्स है। इस बिना पर जो है हमको क्या होता है, वहाँ पर फ़ख्र महसूस होने लगता है, और इससे लिसानी तफाखुर जो है ताकतवर होने लगता है। और इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ज़बान या लिसानी जो तफाखुर है वो ताकतवर होने लगता है ना। महाराष्ट्र के अंदर जो है मराठी इंसान ने अगर कोई अच्छी कामगिरी अंजाम दिया तो जाहिर सी बात है वो महाराष्ट्रियन लोगों के लिए क्या होगा, एक लिसानी तफक्कुर वहाँ पर होगा, है ना। गुजरात वालों ने अगर कुछ किया तो उनके लिए वहाँ पर लिसान के एतबार से, ज़बान के एतबार से वहाँ पर अपने गुजराती लोगों के अंदर जो है वो एक तफाखुर पैदा होगा, एक फ़ख्र पैदा होगा। तो कहने का मतलब मेरा है कि इस तरह से हम फ़ख्र महसूस करते हैं अपने इलाके पर, और इससे लिसानी तफाकुर जो है ताकतवर होने लगता है। हमारे इलाके की तरक्की हो, यहाँ की इमलाक और रोज़गार के मौके पर हमारा हक होना चाहिए, इस नज़रिए की वजह से इलाक़ाई तफाकुर में मज़ीद इजाफा होता है। और देखिए हर इलाके के शख्स का ये ख्याल होता है कि हमको हमारे इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इमलाक होनी चाहिए, हमारी जो है अपनी मिल्कियत होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, रोज़गार के मौके हमको अपने इलाके में जब मिलते हैं और अपने जब पैदा होते हैं तो हमारा ये ख्याल होता है कि हमारा उसके ऊपर पहला हक है, ना कि किसी दूसरे बाहर से आने वाले लोगों का उसके ऊपर हक है। इस नज़रिए की वजह से हिंदुस्तान के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जो है इलाक़ाई तफाकुर में आज क्या हो रहा है, दिन पे दिन जो है इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स आपके सामने दिया गया है कि कौन से इलाके के अंदर जो है क्या होता है ना। इस तरह के जो है यहाँ पर आपके सामने कुछ छोटी सी तस्वीर आपके सामने रखी गई है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस किस्म का जो लिसानी इलाक़ाई तहजीबी और उनसे मुतालिक तफाकुर मुनज़्ज़म सूरत अख्तियार कर ले तो उससे इलाका परस्ती का जज्बा परवान चढ़ता है। देखिए जब कभी इलाक़ाई जब इस किस्म का जो लिसानी और इलाक़ाई तहजीबी तफाकुर मुनज़्ज़म सूरत जब इख्तियार कर लेता है तो कहीं ना कहीं इलाका परस्ती का जज्बा बहुत ज़्यादा परवान चढ़ जाता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे मुल्क के अंदर
मुख्तलिफ जो रियासतें बनी हैं, ये कहीं ना कहीं जो है इलाकाई अपने ज़बान बोलने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से जो है वहाँ पर वो रियासतों में अपने निर्माण हुआ है। जैसे 1960 को अपने 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है ना, मराठी बोलने वाले की बिना पर जो है यहाँ पर महाराष्ट्र अपने महाराष्ट्रीयन रियासत बनी। उसी तरह से दीगर बहुत सारी जो रियासतें हैं वो वहाँ की ज़बान बोलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बिना पर जो है क्या हुआ, इलाका परस्ती की वजह से उन रियासतों का नाम जो है उनकी ज़बान के मुताबिक जो है उसका नाम पड़ा है। इस जज्बे के तहत बाज़ औक़ात आज़ाद सियासी पार्टी वजूद में आ जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी इलाके के अंदर जो है जब लोगों की ख्वाहिशात और मुतालबात जब पूरी नहीं होती है तो वो किसी एक मुद्दे को लेकर वो क्या करते हैं, एक सियासी पार्टी जो वजूद में आ जाती है। जैसे आज मिसाल के तौर पर हमारे महाराष्ट्र की अगर हम मिसाल ले लें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो है ऑलरेडी बहुत सी पार्टियां पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है आए दिन किसी ना किसी मुद्दों को लेकर, किसी ना किसी मसले को लेकर कोई ना कोई जो है एक आज़ाद सियासी पार्टी जो है उसका वजूद हो रहा है या वो उसकी बुनियाद रखी जा रही है ना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी सियासी पार्टियों का जो है वजूद हिंदू अपने महाराष्ट्र के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जो है हो रहा है। ठीक है, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप और तहरीकें वजूद में आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रेशर ग्रुप आते हैं। जो प्रेशर ग्रुप से मुराद ये है कि वो समाज के लोगों के ऊपर और हुकूमत के ऊपर जो है अपने एक तरह का अपना प्रेशर डालते हैं कि भाई हमारे मुतालबात को जो पूरा करने के लिए जो है वो ग्रुप जो है तैयार होता है, तहरीकें वजूद में आती है ना। अलग अलग जब कोई मसाइल का हल नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं अपना, और ग्रुप बनने के बाद में वो ग्रुप क्या होते हैं, तहरीक का रूप इख्तियार करता है, और इस तरह से वो तहरीकें क्या करती है, हुकूमत के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ें बुलंद करती है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि कई वर्षों से जो है विदर्भ की तहरीक चल रही है ना, कि उन लोगों का डिमांड ये है कि विदर्भ को जो है अपने महाराष्ट्र से अलग किया जाए। ये भी जो तहरीक चल रही है महाराष्ट्र के अंदर आपको पता होना चाहिए। इन सब का एक ही मकसद होता है और वो है अपने इलाके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। हर शख्स ये चाहता है कि हमारे इलाके का क्या हो, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये हर इलाके के लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इलाके में तब्दीली होगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार हासिल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भी हम, इलाकाई पार्टी। वो पार्टी जो हमारे इलाके के अंदर रहकर लोगों के मफादात, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती है या उनके मसाइल को हल करने के लिए बनाई जाती है, उसको जो है अपने इलाकाई पार्टी कहते हैं। देखिए उसकी तारीफ भी आपको दी गई है कि अपने इलाके की इनफरादियत को बाइस फ़ख्र समझना और उसकी तरक्की के लिए हुसूल इक़्तिदार के मुकाबले में उतरने वाले सियासी गिरोह को इलाकाई पार्टी कहते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल आपको आता है तो आप उस सवाल को इस तरह से लिख सकते हैं, इलाकाई पार्टी से क्या मुराद है। इस किस्म के सवाल आपको पूछे जाते तो उस वक्त आपको जवाब लिखना है कि अपने इलाके की इनफरादियत। हर इलाके की अपनी एक इनफरादियत होती है ना, एक इंडिविजुअलिटी जिसको हम कहते हैं वो होती है, जिस पर बाइस फ़ख्र समझते हैं हम सब कि हाँ ये हमारे इलाके की खुसूसियत है। कि हमारे इलाके की क्या खुसूसियत है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि भाई हमारे इलाके के अंदर फला चीज़ जो है उसका निर्माण होता है ना। कहीं पर हमारे इलाके के अंदर जो है अपने शोलापुरी चादरें तैयार होती है। हमारे इलाकों के अंदर जो है वहाँ पर केले की फसल होती है। हमारे इलाके के अंदर अंगूर की फसल होती है। हमारे इलाके के अंदर संतरे की जो है पैदावार होती है। तो ये हर इलाके की क्या है, अपनी खुसूसियत है ना, जिस पर हम कोई फ़ख्र करते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं, हुसूल इक़्तिदार के मुकाबले में उतरते हैं, और उतरने वाले इस जो भी सियासी ग्रोह होता है, इक़्तिदार हासिल करने के लिए जो सियासी ग्रोह मैदान में उतरता है, इसे कहा जाता है इलाकाई पार्टी। उनका असर अपने अपने इलाकों तक महदूद होता है। ये जो पार्टियां होती है, इलाकी पार्टियां, इसका जो असर होता है एक मखसूस इलाके तक उसका जो असर महदूद होता है। मिसाल के तौर पर शिवसेना ये इलाकाई पार्टी है, इसका असर महाराष्ट्र तक महदूद है ना। दिगर इलाकों के अंदर जो है भले उसके मानने वाले हो, लेकिन उसका असर और रसूख उतना दिगर इलाकों के अंदर नहीं है। उसी तरह से दूसरी मिसाल ले लीजिए आप, मनसे की मिसाल ले लीजिए आप, या फिर शेतकरी कामगार पार्टी की मिसाल ले लीजिए आप, या फिर दूसरी और कोई भी मिसाल ले लीजिए आप। तो ये जो पार्टियां हैं इनका जो असर और रसूख है वो अपने अपने इलाके तक महदूद है। इसके बावजूद ये अपने इलाके में मौसर किरदार अदा करते हुए कौमी सियासत पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, है ना। इसीलिए जो है ना, ये जो पार्टियां होती है इलाकाई पार्टियां, कभी कभी ये इतनी मौसर किरदार अदा करती है कि कौमी सियासत पर भी अपनी छाप छोड़ जाती है। कौमी सियासत पर जो है इनका बड़ा असर पड़ता है। जो पार्टियां अपने इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपने नुमाइंदे खड़े भी करती है और उनकी सीटें चुन कर भी आती है, तो ऐसी जो इलाकाई पार्टियां होती हैं,
इसका कौमी सियासत पर बड़ा असर होता है या बड़ी छाप वहां पर वो छोड़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी इलाकाई पार्टियां इलाकाई मसाइल को जो है फौकियत देती है। हमेशा इलाकाई पार्टियों का एक अपने काम होता है कि वो अपने इलाके के मसाइल को जो ज़्यादा से ज़्यादा फौकियत देते हैं कि हमारे इलाके में जो है कौन से मसाइल है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सड़कों का मसला है, या फिर दिगर जो है लोगों के रोज़गार का मसला है, या फिर जो है और भी खेती बाड़ी का मसला है, ज़राअत का मसला है, जो भी मसाइल है उन मसाइल को सुलझाने की पहली कोशिश होती है इलाकाई पार्टी, ताकि इलाके के लोग उनसे खुश हो और वो उनके हमेशा हिमायती बनकर रहे। अपने इलाके को तरक्की देने के लिए सिर्फ इख्तियारात हासिल करने की बजाय खुद मुख्तारी ज़रूरी मालूम होती है, और बहुत सी पार्टियों को ऐसा महसूस होता है कि अपने इलाके में सिर्फ तरक्की देने के लिए सिर्फ इख्तियारात हासिल करने की बजाय बल्कि खुद मुख्तारी ज़रूर मिल जाए। उनको क्या मिल जाए कि वो खुद मुख्तारी के साथ में क्या करे, अपने काम को अंजाम दे, अपनी पॉलिसियों को अंजाम दे। इलाकाई पार्टियां वफाकी यानी मरकजी हुकूमत के साथ ताउन करते हुए अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश करती है। देखिए, हमारी जितनी भी इलाकाई पार्टियां हैं वफाकी यानी मरकजी हुकूमत के ताउन के साथ में जो ताउन करती है हमेशा, और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश करती है। हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर ने, आयन ने जितनी भी वफाकी रियासतें हैं इनको कुछ इख्तियारात दिए। कोई भी रियासत मरकज़ के कामों में मदाखलत नहीं करती और ना रियासत के कामों के अंदर मरकज़ मदाखलत करता है या मरकज़ी हुकूमत मदाखलत कर सकती है। इसी को कहा गया है वफाकी तर्ज की हुकूमत। क्या कहते हैं इसे? वफाकी तर्ज की हुकूमत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, इलाकाई पार्टियां इस बात पर भी जोर देती है कि इलाकाई मसाइल को इलाकाई सतह पर हल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मसाइल, चाहे फिर वो अपने भूकंप का मामला हो, या फिर जो है बाढ़ आ जाए, या फिर अपने सूखा पड़ जाए, ये जैसे बड़े बड़े जो मसाइल होते हैं, जो आसमानी आफात जो आती है, वो आसमानी आफातों को भी जो है कोशिश की जाती है कि इलाकाई सतह पर उसको हल किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मरकज़ की मदद लेना उनके लिए लाजमी और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतना फंड जो है अपने यहाँ पर रियासत के पास में मौजूद नहीं होता है, इसलिए उस वक्त में मरकज़ की मदद ली जाती है। जैसा आपने पिछली मरतबा आपने देखा है ना कि बाढ़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आई, तो इसलिए जो है मरकज़ से जो है मदद मांगी गई थी कि इन इलाकों में जो है मदद पहुँचाई जाए। आपने देखा कि किस तरह से जो है शोलापुर के अंदर, सतारा, सांगली वगैरह इन इलाकों के अंदर बाढ़ का पानी जो है शहरों तक जो घुस आया था। इक़्तिदार इलाके ही के अफराद के हाथों में रहे। हाँ, इलाकाई पार्टियों की ये भी सोच होती है कि इक़्तिदार जो है वो किसी बाहर की पार्टी के हाथ में ना रहे, बल्कि हमारी जो इस रियासत की जो पार्टी है या इस इलाके की जो पार्टी है, इसी इलाके की पार्टी के हाथों में इक़्तिदार रहे। ये ज़्यादा से ज़्यादा सोच जो है इन पार्टियों की होती है या फिर उसके हिमायती लोगों की होती है। इंतज़ामिया और कारोबार में इलाके के बाशिंदों को अवलियत दी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंतज़ामी उमूर होते हैं, जो इंतज़ामी शोबे होते हैं, इन सभी इंतज़ामी शोबों के अंदर और अपने कारोबार के अंदर यहाँ के बाशिंदों को अवलियत दी जाए, ये सोच जो है इलाकाई पार्टियों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इलाकाई पार्टियों की बदलती हुई नोयत जो हम देखेंगे क्या है इसके अंदर। देखो, आज़ादी के बाद से जो है भारत में इलाकाई पार्टियों का जो वजूद पाया जाता है ना, तभी से जो है इलाकाई पार्टियां जो है हिंदुस्तान के अंदर एक के बाद दिगरे जो है वो वजूद में आती चलेगी और बुनियाद उनकी बुनियाद पड़ती चलेगी। लेकिन इनकी नोयत और नुक्ता नज़र में अहम तब्दीलियाँ वाक़ई हुई। लेकिन उनकी जो नोयत थी उसके अंदर भी, और नुक्ता नज़र जो था उनका, उसके अंदर भी तब्दीली आई। पहली तब्दीली हम देखें क्या है इसके अंदर कि इब्तदाई दौर में इलाकाई तशख़्ख़ुस के ज़ेर असर अलायदगी पसंद तहरीक शुरू हुई। देखो, शुरू के दौर में जो है ना ऐसा हुआ था कि इलाकाई तशख़्ख़ुस उनके अंदर जब ज़्यादा पैदा हो गया तो उनके अंदर अलायदगी पसंद तहरीक शुरू हुई। मिसाल आपको मैं चंद मिसालें दे दूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर जो है भारत के कुछ रियासतों के अंदर आप सिक्किम की मिसाल ले लो, चाहे आप आसाम की मिसाल ले लो, हाँ, या फिर आप जो है पूर्वांचल के जो इलाके हैं, पूर्वांचल के इलाके से मुराद क्या, वो 8 रियासतें है ना, जिसके अंदर सिक्किम है, आसाम है, उसके अंदर जो है और दिगर बाकी के जो अपने इलाके हैं उन सभी का उसके अंदर शुमार होता है। तो वहाँ पर अलायदगी पसंद तहरीकें शुरू हो गई थी। वो चाहते थे कि हम जो है भारत से अलग हो जाए और अपना खुद मुख्तार जो है मुल्क जो है वहाँ पर बनाए। लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमतों ने जो है वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को जो है उनसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद जो है उनको विश्वास दिलाया और उनको हमारे मुल्क के जो जमहूरी अपने कामकाज था उस जमहूरी कामकाज में उनको शामिल किया गया।
और फिर वहाँ पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद फिर उस इलाके में जो इलाकाई पार्टियाँ ज़्यादा वोट लेकर हासिल अपने इक़्तिदार पर आई, उनको फिर वहाँ पर इक़्तिदार दिया गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि अलाइदगी पसंद तहरीकों को आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको ख़त्म किया गया और हिंदुस्तान की जमहूरी अपनी रियासत के अंदर उनको क्या किया, जमहूरी मुल्क में उनको जो है शामिल कर लिया गया लोग। आज़ाद खालिस्तान की मिसाल ले लीजिए आप, द्रविड़िस्तान की मिसाल ले लीजिए आप, जैसे मुतालबात का मकसद वफाकी हुकूमत से अलग होकर अपना आज़ाद मुल्क बनाना था। ये 2 मिसाल आपके सामने दी गई और बाकी की मिसालें मैंने आपको जो दिया वो पूर्वांचल की मिसाल में मैंने आपको दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें आज़ाद खालिस्तान के अंदर भी जो इन्होंने चाहा कि खालिस्तान जो है आज़ाद हो जाए, है ना, यानी पंजाब को जो अपने आज़ाद करके खालिस्तान की रियासत बनाने का उनका चल रहा था। द्रविड़िस्तान के अंदर तमिलनाडु और कर्नाटक वगैरह इस तरफ की जो है ये तहरीक शुरू थी, जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है अपने तहरीकें चल रही हैं इस तरह की। इस ज़िमन में पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियों की मिसालें दी जा सकती। इसके अंदर और भी बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हैं। पंजाब की मिसाल है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उनका भी कई सालों से मुतालबा चल रहा था कि हमको जो है अपने एक आज़ाद जो है अपने मुल्क और आज़ाद रियासत के तौर पर जो है अलाइदगी पसंद वहाँ पर तहरीक शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट है, इलाकाई पार्टियों का नुक्ता नज़र धीरे धीरे तब्दील होने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हिंदुस्तान के उस ज़माने के जो वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दीगर जो सियासी लीडरान थे, उन्होंने उन सभी जो है आज़ाद ख्याल रखने वाले, अलाइदगी पसंद तहरीक रखने वाले जो लोग थे उनको समझाया और इस तरह से जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके नज़रिए को चेंज किया गया और उनको हिंदुस्तान की रियासतों के अंदर सबको जम कर लिया गया। आज़ाद हुकूमत की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी अपने उनको दी जाए, ऐसा मुतालबा किया गया, हासिल करने की उनकी कोशिश की गई, है ना। उनको आज़ाद हुकूमत मिलने की बजाय क्या किया गया, खुद मुख्तार हुकूमत के तौर पर जो उनको दिया गया कि आप जो इलाका जो आपको संभालना है। ये इलाकाई पार्टियों के इर्तिका का दूसरा मरहला था। कौन सा था ये? दूसरा मरहला कि इलाकाई पार्टियों ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी क्या, एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कि हमको आज़ाद मुल्क मिले। फिर बाद में उनका जो है अपने रवैये चेंज हुआ। उन्होंने क्या किया बाद में, फिर बाद में उन्होंने किया कि हमको किसी तरह से जो है खुद मुख्तारी दी जाए। ये दूसरा मरहला था। इस मरहले का आगाज़ तकरीबन 1990 के बाद हुआ है, ठीक है, 1990 के बाद में। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा पॉइंट कि अब इलाकाई पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने इलाके के बाशिंदों को रियासती और मरकज़ी इक़्तिदार में शामिल करवाया जाए। मसलन शिवसेना कह लीजिए आप, या तेलुगु देशम जो पार्टी है, इसके अंदर के अपने सभी लोगों का जो मुतालबा है ना। अब जो इनका मौक़िफ़ क्या है, बदल गया मौक़िफ़। अब मौक़िफ़ ये बदल गया कि रियासत में भी और मरकज़ के इक़्तिदार में भी हमको शामिल किया जाए, है ना। इसीलिए जो है आज 2 ग्रोह बन चुके हैं, आप सभी जानते हैं, एनडीए और जो है यूपीए, है ना। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक महाज बन गया है और दूसरा महाज है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना। इस तरह के 2 महाज जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर बन चुके हैं, है ना। चौथा पॉइंट हमारे सामने कि शुमाली मशरकी भारत में इलाकाई पार्टियों की तरक्की का एक अलग जो है रुझान दिखाई दे रहा है। इन इलाकों की सियासी पार्टियों ने अलाइदगी पसंदी का मुतालबा तर्क कर दिया है। अब जो है शुमाली मशरकी जो रियासतें थे, जिसके बारे में मैंने आपको कहा पूर्वांचल का इलाका, है ना, वो इलाके के जो लोग थे, पहले जो उनका मुतालबा था अलाइदगी पसंदगी का मुतालबा, अब उन्होंने पूरी तरह से तर्क कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरी तरह से, और खुद मुख्तारी का मुतालबा उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो चाहते हैं कि वहाँ के इलाके में जो है उनकी पार्टी जो है वो अक्सरियत से चुन कर आए और उनको खुद मुख्तारी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ की जो है उनको खुद मुख्तारी वहाँ पर मिले, ताकि वो अपने ऐन मुताबिक जो अपने अवाम की ख्वाहिशात हैं, मुतालबात है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। शुमाली मशरकी भारत की तमाम इलाकाई पार्टियाँ मरहलावार असली कौमी धारे में आते जा रही है, और अभी जितनी भी शुमाली मशरकी भारत की जो अपने पार्टियाँ हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कौमी धारे में शामिल हो रही। क्या में हो रही है? कौमी धारा, हमारे मुल्क का जो कौमी धारा है उसके अंदर अब वो आते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है सर 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 चल बसल सर बैठो ना, स्लाइड पीछे ना थोड़ी सी, एक स्लाइड पीछे। हाँ देखिए बेटा, ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, भारत की तस्वीर है कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है कौन कौन सी रीजनल पार्टीज या इलाकाई पार्टियां जो है पाई जाती है। एज ऑन 13 अप्रैल 2018 का जो है ये चार्ट है। इसके हिसाब से आपको मुख्तलिफ अलग अलग रियासतों के अंदर पाई जाने वाली इलाकाई पार्टियों का एक खाका आपके सामने दिया गया है।
मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसके बाद दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, उसी साथ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, पीडीपी जिसको कहा जाता है ना। इस तरह से जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वहाँ पर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्रवादी पार्टी आपको दिया गया उसके अंदर। फिर शिवसेना का वहाँ पर जिक्र किया गया है। बाकी की रियासतों के अंदर भी आपको इस तरह की जो है अलग अलग जितनी इलाकाई पार्टियां हैं, इन सभी इलाकाई पार्टियों का कहीं ना कहीं जो है अपने थोड़ा तारुफ जो है इसके अंदर आपको दिया गया है, जिसको आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, उसको आप बाद में उसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम रीजनल पार्टीज का या इलाकाई पार्टी का अभी फिलहाल आपको जो यहाँ पर तारुफ देना मुमकिन नहीं है ना। आप लोग उसको इत्मीनान से बाद में देख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अब हम आते हैं महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान के अंदर जो इलाकाई पार्टी है इनका मुख्तसर तारुफ हम यहाँ पर देखेंगे कि चंद अहम इलाकाई पार्टियां जिल के मुताबिक, जैसे कि शिवसेना का सिंबल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तीर कमान का निशान वहाँ पर दिया गया है। महाराष्ट्र की अहम सियासी पार्टी है जो 1966 में इसका कायम अमल में है। मराठी मानुस यानी मराठी बोलने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, मराठी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करना और गैर महाराष्ट्रियों की मुखालिफत करना, इस पार्टी का मौक़ुफ़ है। क्या इस पार्टी का ये मौक़ुफ़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मराठी लोगों को जो है बढ़ावा दिया जाए, मराठी बोलने वालों के हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और मराठी ज़बान का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जो गैर महाराष्ट्रीयन लोग हैं इनकी मुखालिफत की जाए, है ना। ठीक है, अगला पॉइंट आपका 1995 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके सबसे पहले जो महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई। 1995 के अंदर जो है इस पार्टी ने बीजेपी के साथ में इत्तेहाद किया और महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई। उस जमाने के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि मुत्तहदा महाज के जरिए जो है महाराष्ट्र के अंदर इक़्तिदार पर आए थे। 2014 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ, इसी तरह से 2019 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ महाविकास आघाड़ी कायम करके इक़्तिदार में शमूलियत हासिल की। अभी जो है अपने फिलहाल इक़्तिदार पर आप जो देख रहे हैं, तो फिलहाल हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों की महाविकास आघाड़ी के जरिए इक़्तिदार पर यह पार्टी आई है। अगला पॉइंट, श्री बाला साहेब ठाकरे जो है फाउंडर मेंबर है शिवसेना के, जिन्होंने 1966 में जो है इस पार्टी को जो है कायम किया था। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव बाला साहेब ठाकरे, है ना, बाला साहेब ठाकरे साहब, इनकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के वजीर आला है। कौन है? हाँ, याद रखिए, चीफ मिनिस्टर को उर्दू में कहा जाता है वजीर आला, मुख्यमंत्री जी। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद दूसरी एक और हमारे यहाँ की इलाकाई पार्टी है, इसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उसका सिंबल आप देख सकते हैं, इंजन का उसका सिंबल है ना। ये पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब राज ठाकरे साहब जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। 2017 के अंदर फरवरी 2017 से पहले जो है इस पार्टी का कायम अमल में आया था। उसके बाद ये तस्वीर देख सकते हैं आप, जनाब राज ठाकरे साहब की तस्वीर, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के फाउंडर हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं पंजाब की रियासत की तरफ। पंजाब के अंदर जो है ये पंजाब की इलाकाई पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। इसका सिंबल आप देख सकते हैं, तराजू काटा है। पंजाब की अहम सियासी पार्टी 1920 में इसका कायम अमल में आया था। ठीक है, आज़ादी से पहले के ज़माने के अंदर पार्टी कायम हुई थी। मजहबी और इलाकाई तशख़्ख़ुस की निगहदाश्त को अवलियत, इस पार्टी का सबसे बड़ा मौक़िफ़ यही है कि सिख मज़हब के लोगों और वहाँ के इलाकाई तशख़्ख़ुस यानी पंजाब और उस इलाके की जो है निगहदाश्त को जो है अवलियत देना और सिखों के जो है मुतालबात को जो है अवलियत देना, ये इस पार्टी का मौक़िफ़ है। पंजाब में कई बरस तक जो है ये पार्टी इक़्तिदार पर रही है। अभी कुछ महीनों पहले ही जो है कुछ साल पहले ही बस वहाँ पे इक़्तिदार तब्दील हुआ था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सुखबीर सिंह बादल जो है प्रेसिडेंट है इसके शिरोमणि अकाली दल के। सर यहाँ बैठो ना प्लीज, स्लाइड पीछे लो ना, पीछे। हाँ, ये देखिए
रविंदर सिंह जो है शिरोमणि अकाली दल के जो है फाउंडर अपने इन्होंने इसको अपने इसके फाउंडर है। 1920 के अंदर जो है इन्होंने उसको इस पार्टी को जो है इसकी बुनियाद रखी थी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सुखबीर सिंह बादल प्रेसिडेंट है शिरोमणि अकाली दल के फिल वक्त के अभी के, जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी पार्टी के बारे में। हाँ, कश्मीर की पार्टी है जम्मू कश्मीर की नेशनल कांग्रेस पार्टी, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीर की अहम इलाकाई जो है पार्टी इसको माना जाता है। कश्मीरी अवाम के मफादात के का तहफ़्फ़ुज़, खुद मुख्तारी की अपने बरकरारी के लिए जो है हमेशा ये पार्टी जो है कोशा रही है। इसका सिंबल भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट जो अभी हमारा पार्ट बाकी है अभी और भी इस लेसन का, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। वक्त का जो है अपने तकाजा है, वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसका पार्ट 3 जो है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।